हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं राणा धीरेन्द्र प्रताप शाह, सहायक अध्यापक, कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय परियाई शमनपुर, कक्षा 8 के उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पाठ्यपुस्तक विज्ञान भारती भाग 3 में हम लोग इकाई 8 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है, अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो ये किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होता है, इसमें क्या परिवर्तन होता है, इसकी क्यों आवश्यकता होती है, इसका विशेष फायदा या नुकसान क्या होता है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग नज़र डालेंगे। आइए देखते हैं इकाई 8 किशोरावस्था। दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अगर हम उस पर नज़र डालें तो हम लोगों को आज पढ़ना है। ये 6 पॉइंट जो हैं इनको विस्तार से पढ़ते हैं। मित्रों, पहला पॉइंट है उम्र के साथ शारीरिक बदलाव देती है लैंगिक लक्षण। दूसरा पॉइंट है प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य लिंग निर्धारण। तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य पोषण योजना। चौथा पॉइंट है धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव। पांचवा पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि के कारण कुप्रभाव तथा नियंत्रण। और अंतिम पॉइंट है परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो आइए देखते हैं मित्रों, आगे चल। दोस्तों, आपने पिछले अध्याय में जीवों में जनन के बारे में पढ़ा है। मनुष्य तथा बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु के पश्चात ही जनन क्षमता को प्राप्त करते हैं। यह क्षमता शरीर में कुछ बाह्य तथा आंतरिक परिवर्तनों के पश्चात ही होती है, जिसमें हार्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यद्यपि जन्म से ही शिशु में वृद्धि एवं विकास के परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, 10 या 11 वर्ष के आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है, जो इस बात का संकेत है कि बच्चे किशोरावस्था में कदम रख रहे हैं। इस इकाई में हम किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए मित्रों, आगे देखते हैं। मित्रों, अगर आपको दिख रहा है तो ये है पहला पॉइंट जो है किशोरावस्था। आइए देखते हैं किशोरावस्था के बारे में। मित्रों, वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनिन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती। मित्रों, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ से हमको यही जो छुपा के रखा गया है इसी को बाहर करना है। तो जब बाहर करते हैं तो हम पाते हैं ये परिभाषा है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था मुख्य रूप से 11-12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18-19 वर्ष तक रहती है। मित्रों, हमारा जो किशोर अवस्था का विकास होता है वो 11-12 वर्ष से शुरू होकर के 18-19 वर्ष तक रहती है। किशोरावस्था में उम्र के साथ शारीरिक बदलाव। किशोरावस्था में महत्वपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं। बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा किशोरावस्था का प्रारंभ 1-2 वर्ष पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। इन शारीरिक तथा मानसिक बदलावों की शुरुआत बालक बालिकाओं में अलग अलग हो सकती है। किशोर तथा किशोरियों में किशोरावस्था के समय होने वाले शारीरिक व मानसिक परिवर्तन निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं बच्चों, किशोरावस्था में जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होता है वह क्या होता है। ये देखिए मित्रों, जो सबसे पहला बदलाव आता है किशोरावस्था में मित्रों, लंबाई में वृद्धि। सबसे पहले जो बदलाव दिखता है 11 से लेकर 19 वर्ष के बीच में सबसे ज़्यादा जो बदलाव आता है, हमारे लंबाई में वृद्धि आती है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों में लंबाई में वृद्धि स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इस दौरान शरीर की हड्डियों में तेजी से वृद्धि होती है, जिस कारण हाथ पैर की हड्डियां बढ़ती हैं और बच्चा लंबा हो जाता है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती हैं।
18 वर्ष के आयु तक लड़के तथा लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग बच्चों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। किसी बच्चे की लंबाई माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक लक्षणों पर तो निर्भर करता ही है, साथ ही संतुलित आहार भी लंबाई को प्रभावित करता है। मित्रों, एक पॉइंट ये जान लीजिए जो जीवन की सच्चाई को जानने के लिए बहुत जरूरी है। ये जो हमारी लंबाई है, ये माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक लक्षणों पर तो निर्भर करता है, उसके साथ साथ संतुलित आहार भी हमारे जीवन पे लंबाई पे बहुत असर डालता है। जितना संतुलित आहार हम लेंगे उतना ज़्यादा हम स्वस्थ और सुदृढ़ रहेंगे। जो दूसरा परिवर्तन आता है किशोरावस्था में मित्रों, वो शारीरिक बनावट है। शारीरिक बनावट में क्या क्या अंतर आता है उसको देखते हैं। किशोरावस्था में लड़कों का सीना चौड़ा हो जाता है, लड़कियों की कमर के निचले भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट व गठी हुई दिखाई देती हैं। अगला पॉइंट है स्वर में बदलाव। आपने अनुभव किया होगा कि किशोरों की आवाज भारी तथा किशोरियों की आवाज मधुर होती है। ऐसा इसलिए होता है किशोरावस्था में स्वर यंत्र, मित्रों मेन चीज ये है, इस पॉइंट को याद रखना है। जो गले में हमारा स्वर यंत्र होता है उसको लैरिंक्स कहते हैं। ये विकसित होकर के बड़ा हो जाता है। जो हमारी आवाज होती है वो विकसित होकर के बड़ा हो जाता है। और स्वर यंत्र लड़कों के गले के नीचे उभार के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस उभार को कंठमणि, एडम्स एप्पल कहा जाता है। मित्रों ये सब याद रखना है। ये कंठमणि कहाँ पाया जाता है तो यहाँ पे जान पाएंगे। कहा जाता है लड़कियों में स्वर यंत्र की आकृति अपेक्षाकृत छोटी होती है और सामान्यतः दिखाई नहीं देती है। लड़कियों का स्वर यंत्र उच्च तारत्व वाला होता है। ये देखिए, जिनके स्वर उच्च तारत्व वाला होता है उनकी आवाज सुरीली होती है, जबकि लड़कों के का स्वर गहरा तथा भारी होता है, क्योंकि इनका जो है तारत्व उच्च न होकर निम्न या सामान्य होता है। और क्या परिवर्तन होता है उसमें आते हैं। स्वेद और तैल ग्रंथियों में सक्रियता आ जाती है। किशोरावस्था में स्वेद ग्रंथियां एवं तैल ग्रंथियों में सक्रियता बढ़ जाती है। इन ग्रंथियों में के अधिक सक्रियशीलता के कारण कुछ लोगों के चेहरे पर फुंसियां, कील और मुहासे निकलने लगते हैं। मित्रों, चेहरे पर फुंसियां और कील मुहासे निकलने का जो मूल कारण है वो श्वेत ग्रंथियां एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता के कारण होता है, जो हमारे किशोरावस्था का एक लक्षण होता है। मित्रों, अगला जो पॉइंट है हमारा जननांगों में परिपक्वता। किशोरावस्था के अंत तक मानव जननांग पूर्ण रूप से विकसित हो और परिपक्व हो जाता है। लड़कों में शुक्राणुओं का बनना शुरू हो जाता है। किशोरियों में अंडाशय का परिपक्व होकर अंडाणु का निर्मोचन करने लगते हैं। मित्रों, आगे देखते हैं किशोरावस्था में और क्या परिवर्तन आता है। मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास। यहाँ क्या होता है आइए इसको देखते हैं। मित्रों, किशोरावस्था में व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक सचेत, चिंतनशील, संवेदनशील, भावुक तथा स्वतंत्र हो जाता है, जो मानसिक विकास का सूचक है। मित्रों याद रखिएगा, मानसिक विकास का पहचान क्या होता है यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। किशोरावस्था में व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक सचेत अर्थात हर चीज पे चेतन हो जाता है। चिंतनशील मतलब हमेशा सोचता है। संवेदनशील, संवेदना भी एक्टिव हो जाती है। भाविक भी होता है और स्वतंत्र होने की हो जाता है, जो मानसिक विकास की सूचक है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियां किसी बात को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं। वे तर्क वितर्क करने के निर्णय लेने लगते हैं। वे सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। कभी कभी उनमें असुरक्षा की भावना पैदा होने लगती है। ये सभी बदलाव बच्चों में शारीरिक वृद्धि एवं
विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होता है। आइए मित्रों आगे देखते हैं। मित्रों जो महत्वपूर्ण बदलाव आता है ये देखिए, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। इसमें क्या होता है, जननांगों के आधार पर जन्म के समय से ही शिशु को, मित्रों किशोरावस्था में व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक सचेत, चिंतनशील, संवेदनशील, भावुक तथा स्वतंत्र हो जाता है, जो मानसिक विकास का सूचक है। मित्रों याद रखिएगा, मानसिक विकास का पहचान क्या होता है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। हमारी मानसिक विकास ये देखिए, ये जो है हमारे मानसिक विकास के बारे में परिभाषित करता है। किशोरावस्था में व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक सचेत, अर्थात हर चीज पे चेतन हो जाता है, चिंतनशील मतलब हमेशा सोचता है, संवेदनशील संवेदना भी एक्टिव हो जाती है, भाविक भी होता है और स्वतंत्र होने की हो जाता है, जो मानसिक विकास की सूचक है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियां किसी बात को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं, वे तर्क वितर्क करने के निर्णय लेने लगते हैं, वे सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं, कभी कभी उनमें असुरक्षा की भावना पैदा होने लगती है। ये सभी बदलाव बच्चों में शारीरिक वृद्धि एवं विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होता है। आइए मित्रों आगे देखते हैं। मित्रों जो महत्वपूर्ण बदलाव आता है ये देखिए, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। इसमें क्या होता है, जननांगों के आधार पर जन्म के समय से ही शिशु को बालक या बालिका के रूप में पहचाना जाता है, परंतु कुछ ऐसे लक्षण जो किशोरा अवस्था के समय विकसित होते हैं, पुरुष तथा स्त्री में अंतर स्पष्ट करते हैं। द्वितीयक लक्षण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। अगर पूछा जाए कि द्वितीय किशोरावस्था में द्वितीयक लक्षण क्या होता है, तो यहाँ से हमारा काम, कुछ ऐसे लक्षण जो किशोरा अवस्था के समय विकसित होते हैं, पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। दूसरी चीज, जैसे किशोरावस्था में लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ तथा लड़कियों में स्तनों का विकास आदि, ये जो है किशोर अवस्था के लक्षण हैं, जिसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। मित्रों लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं, लड़के एवं लड़कियों दोनों में ही बगल व जांघ के ऊपरी भाग में बाल आ जाते हैं। ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं। इन लक्षणों के नियंत्रण एवं शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए शरीर में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों से एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ हार्मोन स्रावित होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में से इन हार्मोनों के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। ये हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य में समन्वय भी स्थापित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, जिस कारण स्रावित हार्मोन रक्त के साथ मिलकर विशिष्ट अंगों तक पहुंचता है और अपना कार्य करता है। मित्रों हमेशा ये जाने रहिए, ये पॉइंट थोड़ा सा मार्क करने वाला है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, इनमें कोई नलिका नहीं होता है, बल्कि यह जो है हमारे खून में मिल करके खून के साथ सफर करके पूरे अंगों में पहुंचता है और अपना कार्य करता है। ये मित्रों जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां होते हैं, उनको अगर हम देखते हैं तो ये होते हैं पीयूष ग्रंथि, जो हमारे शरीर के सारे बैलेंस को सही करता है। ये दूसरा होता है थायराइड ग्रंथि, तीसरा होता है एंड्रिनल ग्रंथि, जो हमारे आमाशय के पास पित्ताशय से निकलता है। चौथा होता है अग्न्याशय ग्रंथि, पांचवा होता है स्त्रियों में अंडाशय ग्रंथि और पुरुषों में वृषण ग्रंथि। इस तरह से ये मुख्य ग्रंथियां हैं जिनके द्वारा अंतःस्रावी हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं और हमारे शरीर को बैलेंस करते हैं। आगे हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फिलहाल आइए आगे देखते हैं इन अंतः ग्रंथियों के बारे में। आइए कुछ और हम लोग जानते हैं। श्वेत ग्रंथियां
तैल ग्रंथियां तथा लार ग्रंथि, जिसे कुछ ग्रंथि अपना स्राव वाहिनियों के द्वारा स्रवित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कही जाती हैं या कहते हैं। मित्रों, किशोरावस्था में वृषण द्वारा पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन का स्राव प्रारंभ हो जाता है। किशोरावस्था में वृषण द्वारा पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन का स्राव प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप लड़कों में मूछ तथा दाढ़ी निकलने लगती है। इसी तरह अंडाशय से स्त्री हार्मोन ईस्ट्रोजन का स्राव शुरू होता है, जिससे लड़कियों में स्तन विकसित होने लगते हैं। मित्रों, ये दोनों हार्मोन्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। खास तौर से अगर हम लोग इसको देखें तो पुरुष हार्मोन्स जो होता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन, और जबकि स्त्री जो हार्मोन्स होता है इसका नाम एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन्स जैसे ही निकलते हैं हमारी शारीरिक बदलाव दिखने लगते हैं। आइए मित्रों आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य। जब किशोरों के वृषण नर युग्मक अर्थात शुक्राणु तथा एवं किशोरियों की अंडाशय मादा युग्मक अर्थात अंडाणु उत्पन्न करने लगते हैं, तब वे प्रजनन के योग्य हो जाते हैं। स्त्रियों में जनन अवधि 11 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होकर सामान्यतः 45 से 50 वर्ष तक होती है। पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन की क्षमता स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो इस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भावस्था की भीतरी दीवार मोटी होकर रुधिर वाहिकाओं सहित टूटने लगती है, जिससे रक्त का स्राव होने लगता है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म या माहवारी कहते हैं। यदि अंडाशय से निकलने वाला अंडाणु निषेचित हो जाता है तो युग्मनज को ग्रहण करने के लिए गर्भाशय की दीवार मोटी होने लगती है, जिससे गर्भ धारण हो सके। ऋतु की दादी आजकल चिंतित है कि बहू को दूसरी बार भी कहीं लड़की न हो जाए। आइए हम जानने का प्रयास करें कि गर्भ के अंदर शिशु के लिंग का निर्धारण कैसे होता है। दरअसल निषेचित अंडाणु अर्थात युग्मनज में शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश युग्मनज में धागे जैसी संरचना गुणसूत्र में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं, जो संतति में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम लोग इसको और ऊपर करके देखते हैं। मित्रों, यहाँ से हम लोग देखते हैं। दरअसल निषेचित अंडाणु अर्थात युग्मनज में शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश युग्मनज में धागे जैसी संरचना गुणसूत्र में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। अगर पूछा जाए कि गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है तो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। दूसरा, यहाँ कई प्रश्न बन रहे हैं। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में केंद्रक में 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते। तो ये पूछा जाए कि प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ये 23 जोड़ा या 46 होते हैं, जिनमें 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं, जो संतति में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। 23वां जोड़ा अर्थात 2 गुणसूत्र इनमें से भिन्न प्रकृति के होते हैं। ये लिंग निर्धारण जो X तथा Y के रूप में पहचाने जाते हैं। स्त्री में 2 XX गुणसूत्र होते हैं। देखिए मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पर भी हमको जो है स्त्री में 2 गुणसूत्र होते हैं जो
पुरुष और स्त्री में अलग अलग होते हैं। तो स्त्री में एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष का गुणसूत्र देखा जाए तो ये है एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचित होता है, कलर चेंज कर देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों समझने के लिए, यहाँ समझ जाएंगे तो आगे आपके बड़ा काम आएगा। यदि वाई गुणसूत्र धागा वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचित होता है तो इग्नज एक्स वाई प्रकृति की होती है और नवजात शिशु जो पैदा होता है वो लड़का होता है, अगर गुणसूत्र एक्स वाई हो गया। जबकि यदि एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ अंडाणु के निषेचित होने पर एक्स एक्स प्रकृति की होती है और नवजात क्या होता है, तब लड़की पैदा होती है। अगर एक्स वाई गुणसूत्र है तो लड़का पैदा होगा, अगर एक्स एक्स होगा तो वो लड़की पैदा होगी। इस तरह से हमारे शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो क्या होता है, गुणसूत्र कौन सा किसके साथ निषेचित होकर के युग्मज हो रहा है। इस तरह से मित्रों ये देखिए थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश किए हैं। संतत उत्पत्ति के दौरान अगर एक्स और वाई मिलते हैं, संतान की उत्पत्ति होती एक्स वाई बालक होगा, और अगर पुरुष का एक्स शुक्राणु महिला के एक्स शुक्राणु से मिलेगी तो वो क्या होगी, लड़की होगी। ये लड़का होगा, ये लड़की होगी। अगर एक्स और वाई मिलेंगे, ये देखिए अगर दिख रहा तो यहाँ पे ये वाई है और ये एक्स है, मिल करके क्या बना रहे हैं, एक्स और वाई, जिसके कारण लड़का होता है। यहाँ पे देखिए ये एक्स है और ये मित्रों ये वाई है, ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, एक्स एक्स, ये लड़की होती है। इस तरह से आपको जानना है कि कब लड़का होता है और कब लड़की होती है। ये मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मित्रों इस प्रकार हम देखते हैं पुत्र के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी वाई गुणसूत्र केवल पुरुषों में ही पाया जाता है। इसलिए पुत्र पैदा न होने पर स्त्रियों को दोष ठहराना गलत है। किसी को पुत्र न पैदा होना, स्त्रियों को दोष ठहराना अवैज्ञानिक है। मित्रों ये वैज्ञानिक नहीं है। समाज में संतान के लिंग निर्धारण के लिए स्त्रियों को प्रताड़ित करना पूर्णतः गलत तथा निराधार है, इसे समझना होगा। अतः इस संबंध में सामाजिक जागरूकता पैदा करने की अत्यंत आवश्यकता है। और हमें लगता है मित्रों यह जो पाठ इस कक्षा 8 में दिया गया है, चूंकि किशोरावस्था हम लोगों का है इसलिए स्पष्ट समझा देना है। मित्रों समाज में कुछ और जाने, समाज में शिशु लिंगा अनुपात की असमानता को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बनाई गई है। 8.6 है किशोरावस्था में पोषण का महत्व। पोषण से क्या फर्क पड़ता है उसको देखते हैं। किशोरावस्था के दौरान किशोर किशोरियों का तीव्र गति से शारीरिक तथा मानसिक विकास होता रहता है और वो जीवन के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक क्रियाशील रहते हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें भूख अधिक लगती है। अतः किशोरावस्था में पौष्टिक एवं संतुलन आहार की आवश्यकता होती है। लगातार होने वाली वृद्धि तथा सक्रियता के कारण किशोर तथा किशोरियों को भोजन में प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ जैसे दाल, दूध, अंडा, मांस, चना, राजमा आदि, लौह युक्त प्रचुर खाद्य पदार्थ जैसे सब्जियां, गुड़ तथा फलों की अधिकता में शामिल करना चाहिए। ताजी हवा में टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना शरीर को स्वस्थ रखता है। योगासन तथा ध्यान भी मानसिक शक्ति तथा शांति के लिए आवश्यक है। मित्रों यहाँ से अगर हम लोग काम करते हैं तो भोज्य पदार्थ, प्रोटीन कहाँ से मिलता है, दाल में मिलता है, दूध में मिलता है, अंडा में, मांस में, चना में, राजमा में, इसमें प्रोटीन मिलता है मित्रों। तो प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ, लौह युक्त मतलब आयरन वाला प्रचुर खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, गुड़ तथा फलों में को अधिकता में शामिल करना चाहिए ताकि हमारे शरीर का विकास हो सके। ताजी हवा में
टहलना, व्यायाम करना, बाहर खेलना शरीर को स्वस्थ रखता है। योगासन तथा ध्यान भी मानसिक शक्ति और एवं शांति के लिए आवश्यक है। किशोरावस्था में कुपोषण के कारण जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? इस अवस्था में किशोर किशोरियां स्लिम तथा आकर्षक दिखने के उद्देश्य से शरीर की आवश्यकता से कम भोजन लेने लगते हैं। फलस्वरूप वो कई बीमारियों तथा कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। किशोरावस्था में तेजी से होते हुए बाह्य तथा आंतरिक परिवर्तनों के कारण उपापचयी क्रियाएं भी बढ़ जाती हैं, जिससे शरीर को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। कई बार किशोर किशोरी उस अनुपात में भोजन नहीं लेते हैं जो कुपोषण का कारण बनता है। वे फिक्री, लापरवाही तथा बंधनों को तोड़ने की मानसिक उत्तेजनावश किशोर किशोरियां घर के बने ताजे भोजन के स्थान पर पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य तथा जंक फूड को प्राथमिकता देने लगते हैं। इन खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण भी ये कुपोषण का कारण बनते हैं। स्वास्थ्य पोषण योजनाएं क्या है? स्वास्थ्य पोषण योजनाएं स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य पोषण योजनाएं सरकार द्वारा संचालित जो निम्नलिखित ICDS समेकित बाल विकास वृद्धि, जिसको निगरानी, अनुपूरक पोषाहार स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम जो कि आंगनबाड़ी योजना के तहत चलती हैं, वो पोषण स्वास्थ्य परामर्श, किशोरी व गर्भवती मां की देखभाल, स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य परीक्षण आदि चलते रहते हैं आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अगर हम अभी समझ लेंगे जीवन भर हम खुशहाल जिंदगी जिएंगे। धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट, यानी स्टैनले हॉल एक मनोवैज्ञानिक होते थे, साइकोलॉजिस्ट होते थे। उन्होंने बताया था कि किशोर अवस्था जो है बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर किशोरियां तनावयुक्त, भ्रमित तथा असुरक्षित महसूस करते हैं। इन तनावों से उबरने के लिए किशोर अनजाने में ही धूम्रपान या मादक पदार्थों जैसे तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करने लगते हैं और धीरे धीरे इसके आदि एडिक्ट हो जाते हैं। परंतु इनके प्रभाव से आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचती है। परंतु इनके प्रयोग से आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचती है, जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। ये जीवन के लिए घातक भी हो सकते हैं। इनके प्रयोग से शरीर के तंत्रिका तंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मित्रों, ये जो हम मादक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, इससे हमारी जो तंत्रिका तंत्र होता है, अर्थात हमारा जो सोचने विचारने की ताकत होती है, उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है और जिसके कारण इनका सेवन व्यक्ति को कमजोर तथा संवेदना शून्य कर देता है। इस तरह से ये जो हम अंडरलाइन किए हैं मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो बहुत सारी चीज़ों से आप जीवन भर के लिए बच जाएंगे और हमेशा बेहतरीन परिणाम लाएंगे। अगर ये आपके समझ में आ रहे हैं तो ये जितना अंडरलाइन है इनको जरूर ध्यान देने की जरूरत है। धूम्रपान करने से श्वास संबंधी विभिन्न रोग हो सकते हैं। जो लोग बीड़ी सिगरेट को पीते हैं उनके लिए समझिए कि श्वास रोग कभी भी हो सकता है, किसी भी पैमाने पे। मादक द्रव्यों के सेवन से व्यक्ति के यकृत को प्रभावित कर मादक द्रव्य यूज करते हैं, जिसमें शराब आदि आता है, तो व्यक्ति का यकृत प्रभावित होता है और उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। मित्रों, आगे थोड़ा सा विस्तार में समझाने की कोशिश की है, आइए उसको देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको मादक द्रव्य के सेवन के लिए प्रेरित करता है या उससे कहीं पहुंचाने के लिए कहता है, तो इसकी सूचना अपने प्रधानाध्यापक या अध्यापक और अभिभावक को अवश्य दें, जिससे उसे कानून के हवाले किया जा सके। इस प्रकार आप अपने
को, अपने मित्रों को इसके कुप्रभाव से बचा सकते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। मित्रों, देखते हैं मित्रों, अतः किशोरावस्था में इन अप्रिय स्थितियों से बचने के लिए किशोरों को सजग, सतर्क तथा जागरूक रहना चाहिए। किसी भी संवेगात्मक समस्याओं के समाधान के लिए माता पिता, शिक्षक या डॉक्टर से विचार विमर्श करना चाहिए। साथ ही परिवार में माता पिता तथा विद्यालय में शिक्षकों को इनके साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए प्यार से उनके जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। आइए, जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं कुप्रभाव। जब हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि होती है तो उसके कारण क्या क्या दिक्कत आती है उसके बारे में देखते हैं, नजर डालते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कभी कभी प्रश्न आता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यहाँ से दूसरा स्थान है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ थी, जो निरंतर बढ़ रही है। भारत में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। जनसंख्या वृद्धि का जो मूल कारण है ये है। भारत में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। इस देश की गर्म जलवायु, ख विवाह की अनिवार्यता, कम उम्र में विवाह, यौन शिक्षा का अभाव, परिवार नियोजन के उपायों की सीमित जानकारी, चिकित्सा सुविधाओं तथा रोगों के रोकथाम के उपायों में बढ़ोतरी। मित्रों, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति भोजन, प्रति व्यक्ति पानी, प्रति व्यक्ति भूमि, प्रति व्यक्ति चिकित्सा, प्रति व्यक्ति शिक्षा आदि की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है या नहीं हो पाती हैं। इसके साथ ही देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभावों को मित्रों, निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय की कमी अर्थात निर्धनता, गरीबी बढ़ रही। खाद्य सामग्री की कमी, महंगाई बढ़ रही है। आवास सुविधाओं की कमी। पर्याप्त आहार न मिल पाने से पोषण की कमी अर्थात कुपोषण का होना। स्वास्थ्य स्तर का निम्न होना। शिक्षा, चिकित्सा तथा परिवहन संबंधी सुविधाओं की कमी। रोजगार में कमी। अपराध में वृद्धि आदि। ये जो है हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि के कारण समस्याएं आ रही हैं। निसंदेह जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है। इसके नियंत्रण के लिए लोगों में जागरूकता विकसित करने के लिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। मित्रों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता हमेशा, अगर हम लोग देखें तो यहाँ से इसको याद रखना है। ये देखिए, लोगों में जागरूकता विकसित करने के लिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जागरूकता दिवस मनाया जाता है। मित्रों, जन्म दर को कम करके जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसके लिए परिवार नियोजन सर्वोत्तम उपाय है, जिसके द्वारा परिवार के बच्चों की संख्या को सीमित रखा जाता है। परिवार में सीमित बच्चे होने पर सभी को भोजन, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सुविधाएं आसानी से सुलभ हो जाती है। मित्रों, आगे देखते हैं। जन नियंत्रण के प्रति जन सामान्य को जागरूक बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा आकाशवाणी, समाचार पत्र तथा दूरदर्शन पर विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार किया जाता है। साथ ही दीवारों पर पोस्टर व बैनर लगाकर
तथा जनसंपर्क द्वारा भी लोगों को प्रेरित किया जाता है। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर द्वारा शिविर लगाकर लोगों को जानकारी प्रदान की जाती तथा आवश्यकता अनुसार उन्हें निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मित्रों, परिवार कल्याण कार्यक्रम क्या होता है इसको देखते हैं। परिवार में बच्चों के जन्म को नियंत्रित रखने, परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करने, मातृ शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा परिवार नियोजन विभाग का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया है। यह एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है मित्रों, जिसके अंतर्गत हम दो हमारे दो का प्रचलित नारा दिया गया है। दो बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्ष का अंतराल रखना भी आवश्यक है। बेटे हों या बेटी, बेटियां दोनों को समान शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। वर्तमान समय में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम को सार्थक बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएं प्रारंभ की है। आइए देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं मित्रों। आइए समझते हैं कि मिशन इंद्रधनुष क्या है। इसका उद्देश्य सन 2020 तक भारत के सभी बच्चों का टीकाकरण करना है। सीधा सा इसका एक लाइन में जवाब दिया जा सकता है कि मिशन इंद्रधनुष जो है 2020 तक भारत के सभी बच्चों को टीकाकरण कराना है। दूसरा, इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाले मिशन इंद्रधनुष का मुख्य रूप से 7 डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक खसरा तथा हेपेटाइटिस बी बीमारियों के टीके बच्चों को लगाकर उन्हें इस बीमारियों से सुरक्षित रखना है। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है कि मिशन इंद्रधनुष क्या है और इसमें किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है, तो वो यहाँ से मिल सकता है। अगला है जननी सुरक्षा योजना। अगला क्या है मित्रों? जननी सुरक्षा योजना। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। ये जननी सुरक्षा योजना के तहत क्या होता है? 1000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती ताकि वो जो गर्भवती महिला है अपने बच्चे का लालन पालन और स्वयं का देखभाल कर सके। आइए मित्रों आगे देखते हैं। मित्रों, अगला जो प्रोग्राम है इसमें है राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा। इसका उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिला तथा नवजात शिशुओं को 24 घंटे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। एम्बुलेंस सेवा प्राप्त करने के लिए फोन 108 प्रादेशिक सेवा या 102 नेशनल सेवा डायल करना होता है। मित्रों, यह अब बदल करके 112 हो गया है, जिसके द्वारा प्रादेशिक, नेशनल और पुलिस सब सारी सेवाएं एक ही नंबर पे मिल सकता है। ये महत्वपूर्ण होता है मित्रों, इसको हम बहुत ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं, बताने का, समझाने का। हमने क्या सीखा, आइए देखते हैं हमने क्या सीखा। मित्रों, जो पहला पॉइंट हमने सीखा वो क्या है, आइए देखते हैं। मित्रों, ये है पहला पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक मनुष्य में 11 से 12 वर्ष से लेकर 18 से 19 वर्ष के बीच में की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं, टीन एज जिसको बोलते हैं। 13 से शुरू हो जाता है और 19 तक चलता है, इसे टीन एज या किशोरावस्था कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है किशोरावस्था कितने वर्षों के बीच को माना जाता है, तो 11 से 12 वर्ष से शुरू होता है, 18 से 19 वर्ष तक चलता है। मित्रों, दूसरा पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट अगर ध्यान देंगे, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जनांगों में परिपक्वता एवं श्वेत तथा तैल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है तथा मानसिक परिवर्तन, संवेदनशीलता, भावुकता, चिंतनशीलता आदि भी जो है बढ़ जाते हैं, परिलक्षित होने होते हैं। यही जो है किशोरावस्था के लक्षण होते हैं मित्रों।
अगला कब प्रश्न में पूछा जा सकता है किशोरावस्था के लक्षण क्या हैं, तो आपको यही लिखना है: लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जननांगों में परिपक्वता एवं श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता के साथ साथ मानसिक परिवर्तन, संवेदनशीलता, भावुकता और चिंतनशीलता आदि परिलक्षित होने लगते हैं, जो कि किशोरावस्था के लक्षण हैं। अगला है मित्रों यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें क्या है, किशोरावस्था के प्रमुख द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में लड़कों में दाढ़ी मूछ निकलना व वृषण में शुक्राणु निर्माण तथा लड़कियों में स्तन का विकास व अंडाशय में अंडाणु का निर्माण प्रमुख है। तो जब द्वितीयक लैंगिक लक्षण की बात होगी तो ये हरे बॉक्स वाला जो है हम लोग जवाब लिखेंगे। मित्रों इसके साथ अगला पॉइंट है ये है, मनुष्य में ये देखिए, मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। वृषण द्वारा स्रावित टेस्टोस्टेरॉन को पुरुष हार्मोन तथा अंडाशय द्वारा स्रावित एस्ट्रोजन को स्त्री हार्मोन्स कहा जाता है। मित्रों ये दोनों हार्मोन्स जो है पुरुष और स्त्री का निर्धारण करते हैं। अगला जो है टॉपिक है मित्रों हमने सीखा में, ये देखिए, किशोरावस्था में संतुलित आहार करना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है मित्रों यहां से, मित्रों 11 से 12 वर्ष की आयु में स्त्रियों में माहवारी का प्रारंभ होना रजोदर्शन कहलाता है, जबकि 40 से 45 वर्ष की आयु में माहवारी का रुक जाना रजोनिवृत्ति कहलाता है। ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है खास तौर से, लेकिन एक सामान्य जानकारी रखना जरूरी है। मित्रों अगला है पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें हर लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। मित्रों मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े 46 गुणसूत्र होते हैं। 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। XX महिलाओं में, बालिका में तथा XY बालक में पाया जाता है। अर्थात लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है XX बालिका और XY बालक होता है। मित्रों अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं ये, और अंतिम पॉइंट यही है। अगर हम लोग देखते हैं तो यहां से मित्रों परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रमुख योजनाएं मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना तथा एम्बुलेंस सेवा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरकार द्वारा संचालित परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रमुख योजनाओं के नाम लिखिए, तो उसमें आप लिख सकते हैं मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना तथा एम्बुलेंस सेवा। मित्रों इस तरह से हम लोग आज इस पाठ को पूरा किए हैं। अब आगे हम इस पाठ के प्रश्नों पर ध्यान देंगे। अगर दोस्तों हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो आप कोशिश करिएगा कि इसको आप स्वयं तो पढ़िए, कई बार पढ़िए, उसके साथ साथ अपने आसपास मित्रों को भी इसको लाइक शेयर कमेंट करके बताइए, ताकि जो है वो भी अपने ज्ञान को बढ़ा करके अपने जीवन को आसान कर सकें, क्योंकि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। ये हमारी सिम है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना बढ़ोगे, हम आपके काम आए। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।